देखो आवाज आ रही है ना अच्छे से, क्लियर? चलो, हाँ ठीक है, चलो। देखो, रजनी कोठारी was a prominent Indian political scientist। रजनी कोठारी जो है, ये एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ठीक है, इनको ना एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड इनको कब मिला था? 1985 में। ठीक है, इनको किसने मिला था? ऑनर देने के लिए। ये सब एक बार खाली ये पढ़ लो कि इनको अवार्ड मिला था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था रजनी कोठारी को। ठीक है, और ये पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। रजनी कोठारी का बुक का नाम क्या है? जो जो बुक एग्जाम में आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आया हुआ है, तुम देखी होगी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, रीथिंकिंग डेवलपमेंट। ठीक है, और बाकी नहीं आया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि रजनी कोठारी है, इनका ज्यादा बड़ा टॉपिक होता नहीं है, सिर्फ इनका एक कॉन्सेप्ट याद करना रहता है। ठीक है, तो रजनी कोठारी का बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1970 की है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, रीथिंकिंग डेवलपमेंट। कम से कम ये चार बुक तो हर हाल में याद करना है, एनी हाउ। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी 1988, रीथिंकिंग डेवलपमेंट 1988, पॉलिटिक्स एंड द पीपल 1989, communal sorry communalism in Indian politics 1998, who were the guilty, who were the guilty। ठीक है ना, हु वर द गिल्टी बुक 1984 में। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जब मौत हुआ था, ठीक है ना, जब उनको एसिनेटेड कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, तो राइट्स हुआ था ना, सिख राइट्स 1984 में। ठीक है, तो उस राइट्स के बाद रजनी कोठारी और गोविंदा मोखंते रजनी कोठारी और गोविंदा मोखते जो है ना, ये लोग दोनों को ऑथर, दोनों मिलकर ये लिखते हैं हु वी आर द गिल्टी, कि आखिर जो सिख राइट्स हुआ 1985 में, सॉरी 1984 में, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, हु वी आर द गिल्टी बुक किसका है? तो गोविंदा मुखंते और रजनी कोठारी, इन्होंने दोनों ने मिलकर लिया था। ये लोग, दिस ऐसे एड्रेसेस द एंटी सिख राइट्स 1984। इस ये जो राइट्स, जो सिख राइट्स हुआ था इंदिरा गांधी की मौत के बाद, क्या हुआ था? सिख राइट्स हुआ था, है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि पोलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोलिटाइजेशन, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनो। कौन ऐसा थिंकर है, कौन ऐसे इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, जो बोलते हैं कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। किसने ये वर्ड यूज किया? सॉरी, प्लॉट, पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अब सुनो रजनी कोठारी क्या बोलते हैं। रजनी कोठारी, अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी एम्फेसिस करते हैं द सिग्निफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल दैट कास्ट प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। रजनी कोठारी बोल रहे हैं ना कि इंडियन पॉलिटिक्स में ना कास्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है ना, पॉलिटिक्स जो है ना वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में कास्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी। अकॉर्डिंग टू कोठारी, द politicization of caste, the politicization of caste inspires economic development and political participation in Indian democracy। इन्होंने क्या बोला कोठारी के अकॉर्डिंग कि इंडियन पॉलिटिक्स में ना
कास्ट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कास्ट ने पता है क्या किया, एक तो तुम्हारा पॉलिटिक्स को क्या कर दिया, कास्ट ऑफ, इसने पॉलिटी को पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कर दिया। इसने कास्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंस्पायर किया, ठीक है। कास्ट ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंपॉर्टेंट रोल किया, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सभी चीजों में कास्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, हम आरसी को ये क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस ईयर। कौन से इसमें से थिंकर है जो कि बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो है ना वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है? तो रजनी कोठारी। एक कॉन्सेप्ट इनका हम लोग को यहाँ पे 4 बुक कम से कम याद करना है। एक तो पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अभी हम लोग कीवर्ड इसका देखेंगे, रीथिंकिंग डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन रीथिंकिंग डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। इन्होंने क्या बोला कि इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया है। जो कास्ट है ना, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंस्पायर किया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंस्पायर किया, ये सब। रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग he identified 3 form of caste in Indian politics. According to रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटिक्स में 3 तरह की कास्ट होती है। ये बोले कि इंडिया पॉलिटिक्स में कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो ये जो कास्ट है ना, ये 3 तरह की है। कौन कौन सा बोले कि एक तो होता है सेक्युलर फॉर्म कास्ट, एक होता है इंट्रीगेशन कास्ट, एक होता है तुम्हारा अवेयरनेस कास्ट, ठीक है ना। जो सेक्युलर फॉर्म कास्ट है वो क्या कर रही है, कास्ट यूज स्ट्रेटेजिकली फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड अलायंस। जो ये वाला कास्ट है ना, सेक्युलर फॉर्म वाला कास्ट, ये स्ट्रैटेजी यूज करती है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यूज करती है, लोगों का अलायंस बनाती है और लोगों को अपने तरफ ये करती है, मतलब सेक्युलर फॉर्म में है, ठीक ना, कि मैं सेक्युलर हूँ और लोगों को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रही है। इंटीग्रेशन फॉर्म का मतलब होता है कास्ट का रोल इंटीग्रेशन डाइवर्स सोशल ग्रुप इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस। कास्ट का रोल इंटीग्रेशन हो गया है। देखो बोला कि पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या हुआ है, बहुत सारे सोशल ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप ने पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी। तुमको सिर्फ यहाँ पे फॉर्म याद करना है, ठीक है। राइजिंग कॉन्सियसनेस, अवेयरनेस का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कॉन्सियसनेस आ गई है, ठीक है ना। राइजिंग कॉन्सियसनेस एमंग कास्ट ग्रुप अबाउट देयर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। बोले बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कास्ट आए हैं जो कि उनके उनके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, सोशल राइट्स के बारे में कॉन्सियसनेस आ गया है, ठीक है ना। कुछ ऐसे कास्ट के ग्रुप हैं जिनके अंदर सोशल राइट्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, उन सभी चीज़ों के बारे में कॉन्सियसनेस आ गया है, ठीक है ना। जब उनके अंदर ये कॉन्सियसनेस आ गया ना, तो ये लोग लीड करने लगे, ग्रेट इंगेजमेंट करने लगे इन एक्टिविज्म। जब इनके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस, सोशल राइट्स के बारे में अवेयरनेस आ गया, तो इनके अंदर भी इंटरेस्ट आया कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट हों, हम लोग भी इंगेज हों। तो ये बोलते इंडिया में 3 तरह की कास्ट होती है। तो सेक्युलर फॉर्म होती है जो बोलते कि हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में सभी को लेके चलूंगा। एक होता है इंटीग्रेशन फॉर्म, जो एक सोशल फॉर्म टाइप का होता है। एक होता अवेयरनेस, जो जिसको अभी अभी पता चला, जैसे तुम देखी होगी पहले क्या था, पहले जो शेड्यूल एरिया के होते थे वहां से वो लोग उठते नहीं थे ना पहले ही तक, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनको नॉलेज हुआ कि हाँ हम लोगों को भी स्पेशल ये मिला हुआ, रिजर्वेशन मिला हुआ, तो जैसे जैसे उनके अंदर अवेयरनेस आते गया, तो उसके बाद वो लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे। तो बोला कुछ इस तरह का भी कास्ट होते हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस और सोशल राइट्स के बारे में जब उनको अवेयरनेस हो जाता है तो वो भी इंगेज हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट किसने किया, तो कोठारी ने किया। सेक्युलर फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, अवेयरनेस फॉर्म, ठीक है। इन्होंने बोला इंडियन पॉलिटिक्स में 3 तरह की कास्ट होती है,
सर्कुलर इंटीग्रेशन अवेयरनेस, वही प्रिपेयर करेगी। और ये सब बुक नहीं मिलता है इधर उधर, एकदम तुमको कोई प्रोफेसर ही देगा तो मिलेगा ये सब वाला, कहीं नहीं मिलेगा ये। उसके बाद कास्ट एज, ये तो पढ़ा दिया ना, कास्ट एज, हाँ। मॉरिस डॉट बोलते हैं कि इंडिया में जो कास्ट है ना, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, ठीक है। इंडिया में कास्ट कैसा रोल करती है, जैसे प्रेशर हो, जैसे यूएस में अगर कांग्रेस, यूएस में अगर गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है तो प्रेशर ग्रुप क्या करती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है काम करवाने के लिए, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। इंडिया, मॉरिस डॉन बोल, सॉरी, रजनी कोठारी बोल रही हैं कि इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना है या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाना है ना, तो बिल्कुल प्रेशर ग्रुप के जैसा कौन काम करता है, कास्ट। कास्ट जो है ना इंडिया में, वो प्रेशर डालती है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो इंडिया में जो तुम्हारा कास्ट है ना, वो प्रेशर ग्रुप की जैसा काम करती है। ये बात कौन बोला कि इंडिया में जो कास्ट है वो प्रेशर ग्रुप जैसा काम करती है, रजनी कोठारी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस सिस्टम। इन्होंने क्या बोला कि 1947 से लेके 1967 तक का, 1947 से लेके 1967 की पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस सिस्टम किसने यूज किया है, कांग्रेस सिस्टम वर्ड किसने यूज किया है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी क्या बोलती हैं कि ये सॉरी, रजनी कोठारी बोलती हैं कि कांग्रेस सिस्टम 1947 से लेकर 1967 का जो पीरियड है उसको बोलती है रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही तुम्हारा, सिर्फ कांग्रेस ही तुम्हारा पार्टी था, इसको कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हम सिंगल पार्टी नहीं यूज करेंगे, ये ना मॉरिस जॉन यूज करते हैं, दोनों ही यूज करते हैं, लेकिन पहले यूज करते हैं मॉरिस जॉन। तो जब मैं मॉरिस जॉन पढ़ाऊंगी तो वहाँ क्लियर कर दूंगी कि सिंगल पार्टी, सिंगल नहीं मतलब वही वन डोमिनेशन पार्टी, ठीक है ना, वन डोमिनेशन पार्टी, ठीक है। सिंगल पार्टी नहीं बोल सकते, पार्टी तो मल्टीपल था लेकिन इनका डोमिनेशन था, ठीक ना। तो ये बोलो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना वो डोमिनेटेड थी बोथ पॉलिटिकल लैंडस्केप द गवर्नमेंट। बोला है कि 1947 से लेकर 1967 का पीरियड तक का इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन था। तो इसको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि कौन बोलता है कि जो 1947 से 1960 के पीरियड को कांग्रेस सिस्टम, ये कि कौन सा ऐसा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम वर्ड को यूज किया, तो वो है तुम्हारे रजनी कोठारी। रजनी कोठारी बोलती हैं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, रजनी कोठारी बोल रही हैं कि 1947 से लेके 1967 के जो पीरियड है उसको कांग्रेस सिस्टम बोले। क्यों? क्योंकि इस पीरियड से ले इस टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन था पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में, इनका ही डोमिनेशन था। तो इनका ही डोमिनेशन था, मतलब वन सिंगल नहीं, वन डोमिनेशन पार्टी था, ठीक है ना। वन डोमिनेशन पार्टी बोल सकते हैं, सिंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि मल्टीपल पार्टी था, डोमिनेशन इनका था, ठीक है ना। तो क्या था, वन वन डोमिनेशन पार्टी था। 1947 से लेकर 1967 के पीरियड को वन डोमिनेशन पार्टी बोलती रजनी कोठारी, और उसी को वो बोलते हैं कि कांग्रेस सिस्टम, ठीक है ना। फिर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। रजनी कोठारी लेटर हिज कैरियर, बाद में रजनी कोठारी बाद में अपने कैरियर में बोलते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए इंडिया में। कोठारी बिलीव करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनलिज्म्स का मतलब राइट्स वगैरह, लड़ाई लगवाना दो और राइट्स करवाती है इंडिया में। इंडिया में जो भी राइट्स हो रही है, जो भी कम्युनलिज्म हो रहा है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस हैं। तो इससे अच्छा बात यही है कि इंडिया में डेमोक्रेसी ही ना रहे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण की जैसा इन्होंने बोला, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। रजनी कोठारी बोलती है कि इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए वो एडवोकेट करते हैं कि जब नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होगी तो इंडिया में पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, कोठारी बिलीव करती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, कम्युनलिज्म,
और राइट्स, इंडिया में जो भी राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहे हैं, कम्युनलिज्म हो रहे हैं, है ना, लड़ाई हो रहे हैं, धर्म धर्म को लेकर लड़ाई हो रहा है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई करवा रहे हैं, इसलिए इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, इनका क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? एक तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। तीसरा कॉन्सेप्ट कांग्रेस सिस्टम। कब से कब के पीरियड को वो बोले कांग्रेस सिस्टम? 1947 से लेके 1967 के पीरियड को बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। उसके बाद ये क्या बोले कि इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा थिंकर जो है इंडिया पॉलिटिक्स को बोलता है कि इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए? तो रजनी कोठारी। ठीक है, फिर एक चीज और आइए आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, कोठारी कंसिडर करते हैं इंडियन सोसाइटी जो है ना वो एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी जो है ना वो पॉलिटिकल सोसाइटी बन गया है। ये कोठारी जो है वो कंसिडर, रजनी कोठारी, अच्छा नाम से रजनी कोठारी कोई लड़की लग रही है, एक्चुअल में मेल है, ठीक है, पिक्चर भी पहले लगा हुआ था। इंडियन सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है ना वो पॉलिटिकल सोसाइटी बन गया है। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम लोग देखी होगी, तो अगर बहुत डीपली क्वेश्चन सॉल्व की होगी तो ये मिलेगा कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है ना वो पॉलिटिकल सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी क्या बन गया? पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया में सोशल मूवमेंट होते हैं ना वो एक्चुअल में नन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। नन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो इंडिया में सोशल सिस्टम होते हैं, इन्होंने बोला रजनी कोठारी कि इंडिया में जो सोशल सिस्टम होते हैं, लाइक अभी अन्ना हजारी वाला जो था, ठीक है ना, उस टाइम का तो बात नहीं, लेकिन एग्जांपल दे सकते सोशल मूवमेंट का। अन्ना हजारी का जो मूवमेंट हुआ था तुम्हारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या इंडिया में बहुत सारे जो तुम्हारे मूवमेंट होते हैं, जो भी सोशल मूवमेंट होते हैं ना वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। कोठारी बोल रहे, कोठारी यहाँ पे सोशल मूवमेंट का तारीफ कर रहे हैं, मतलब उसको उसको क्या बोला था, उनको उनको एडवोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके सपोर्ट में है। वो बोले ये रजनी कोठारी रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्निफिकेशन रोल द सोशल मूवमेंट प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में सोशल रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब सोशल मूवमेंट होता है ना तो वो अपने लिए नहीं होता है, वो लोगों के भलाई के लिए होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। तो एक्चुअल में इंडिया में जो सोशल मूवमेंट है ना वो नन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, उनका कोई खुद का पर्पस नहीं होता, वो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, he viewed this movement of Kothari considered the social movement as a non-party political formation because they operate outside formal structure of political parties. ये political parties के formal structure से बाहर होते हैं, ठीक है ना, ये लोगों के लिए काम करते हैं, ये अपने लिए काम नहीं करते हैं। तो जो सोशल मूवमेंट है वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। और कोठारी ने बोला भी था कि इंडिया में अब नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। इंडिया सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी बन गया है, क्योंकि इंडिया का सोसाइटी जो है ना वो पॉलिटिकल सोसाइटी बन गया है। इन्होंने तारीफ किया, इन्होंने मतलब किसको सपोर्ट किया? इन्होंने सोशल मूवमेंट को सपोर्ट किया। एक्चुअल में जो सोशल मूवमेंट है ना वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल दूर है, वो पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं ना लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। देखो, दिस मोमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड एक्टिव रोल, दिस मोमेंट रुक जाओ, this movement play an important role, active role in shaping public opinion, influencing policy decision and advocating for marginalized and underdepressed group। बोले ये जो मोमेंट होता है ना ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ये पब्लिक ओपिनियन को सेव करता है। ये जो मोमेंट होता है ना ये अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, इनको एडवोकेट करने के लिए होता है, लोगों का पब्लिक ओपिनियन को सामने रखा जाता है। तो इंडिया में जो सोशल मूवमेंट है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एज ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, उसका अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो रिस्पॉन्सिबल है भाई किसके लिए? राइट्स के लिए, है ना, ये कोठारी बोल रहे हैं। तो सोशल मूवमेंट वो ठीक है। फिर उन्होंने एक बुक लिखा पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970s में, देखिए अभी हम लोग पढ़े भी पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये वाला रिथिंकिंग डेमोक्रेसी, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े आगे। तो इनकी जो बुक थी ना, इनकी बुक का नाम था पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक में कोठारी बोलती हैं
बोलती है, सॉरी, बोलते हैं। कोठारी बोलते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया में। रजनी कोठारी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जेनिस लाइक मॉडल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जेनिस लाइक मॉडल किसका है, ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि जेनिस लाइक मॉडल किसका है, तो बिल्कुल तुम लोग बोलना कि ये किसका है तुम्हारा जेनिस लाइक मॉडल, ये कोठारी का है। हाँ, रजनी कोठारी। अब मैं बता रही हूँ जेनिस लाइक मॉडल क्या होता है। देखो ये क्या बोल रही हैं, बोल रहे हैं कि देखो मैं बता रही हूँ, जैसे ग्रीक्स में एक गॉड होता है, ठीक है ना, गॉड होता है, एक होता है, उसका दो मुंह होता है, इस तरह से वो इधर का भी देखता है उधर का भी देखता है। मतलब गॉड जो होती है ना, वो फ्यूचर पास्ट सब देख लेती है, एक तरफ से फ्यूचर देखती है, एक तरफ से पास्ट देखती है, ठीक है, ऐसा गॉड होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया का पॉलिटिक्स है ना, इंडिया का पॉलिटिक्स देखो, जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वो बिल्कुल ये जो ग्रीस का ये वाला जो गॉड, ऐसा गॉड है ना जेनिस लाइक मॉडल, ये दोनों तरफ देख रही है, मतलब इधर का भी देख रही है और इधर का भी देख रही है गॉड, ठीक है ना, गॉडेस इधर का भी देख रही है और इधर भी देख रही है। तो ये क्या बोले कि इंडियन पॉलिटिक्स में ना, इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, वो बिल्कुल जेनिस लाइक मॉडल की तरह है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स बिल्कुल जेनिस लाइक मॉडल की तरह। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा किसने बोला कि इंडिया का पॉलिटिक्स जेनिस लाइक मॉडल की तरह है। अभी जेनिस लाइक मॉडल का मतलब क्या मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। इन्होंने बोला कि इंडिया पॉलिटिक्स में जेनिस लाइक मॉडल का मतलब दो तरफा है ना, दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ, मतलब इधर का भी देखना उधर देना। इन्होंने बोला इंडियन पॉलिटिक्स में एक टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनलिज्म भी है, इसलिए इंडिया में जेनिस लाइक मॉडल है, बिल्कुल गॉडेस की तरह। मतलब एक तरफ से ये इधर का देख रही है और एक तरफ से इधर का है। तो इंडिया में एक तरफ मॉडर्निटी है और एक तरफ ट्रेडिशनलिज्म है। तो इंडिया में जेनिस लाइक मॉडल है, ठीक है। बताओ ये वाला पेज समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगी, और आया तो बताओ मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग बता सकती हो, अभी मैं पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अभी एगो ये भी हम्म, रजनी कोठारी रिनॉन इंडियन पॉलिटिक्स साइंटिस्ट, इसे सब जान रहा है कि रजनी कोठारी एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। Made the observation that in course of time, however, while Nehru was still alive, the Congress party ceased to be movement and become a party and government. बोले कि इन कोर्स ओवर टाइम में, जब जब नेहरू जब तक रहेंगे जिंदा, कांग्रेस पार्टी सीज हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा कि नेहरू वाज स्टिल लाइव, जब तक कि नेहरू जिंदा थे, ठीक है, तब जब तक कि नेहरू जिंदा थे, उसके बाद द कांग्रेस पार्टी सीज हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, और वो क्या बनेगा, बिकम ए पार्टी एंड गवर्नमेंट। मतलब कांग्रेस पार्टी जब नेहरू जिंदा थे ठीक था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी सीज हो गया, सीज टू बी मूवमेंट हो गया, और वो क्या बन गया, पार्टी एंड गवर्नमेंट बन गया। तो ये कोटेशन किसने बोला, तो रजनी कोठारी ने बोला। मतलब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इनका जो स्टेटमेंट है ना, रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम ए मास मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट टू फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्निंग बॉडी ड्यूरिंग द नेहरू लीडरशिप। इन्होंने बोला कि जब नेहरू का लीडरशिप था ना, ठीक है, नेहरू का लीडरशिप तक ठीक था, ठीक है ना, उस तक तक ठीक था, लेकिन नेहरू के बाद जो है ना, कांग्रेस पार्टी जो है ना, सीज टू बी मूवमेंट बन गया और पार्टी और गवर्नमेंट बन गया। पहले तक का वो ठीक एक मतलब मूवमेंट जैसा चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, एक मास मूवमेंट टाइप का चल रहा था। लेकिन तुम्हारा नेहरू के बाद में, नेहरू की लीडरशिप में ठीक चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी in course of time, however, when Nehru was still alive, the Congress party ceased to be movement and become a party and government. मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट टू बी फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी। बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस टू पॉलिटिकल फॉर्मर पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्निंग बॉडी ड्यूरिंग द नेहरू लीडरशिप,
ठीक है ना। जब तक के नेहरू जिंदा थे, जब तक के नेहरू जिंदा थे, तो ये बोल रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कोठारी, तब तक के इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये बोल रहे हैं, सॉरी, ये बोले कि जब तक के नेहरू जिंदा थे ना, उनका लीडरशिप था ना, ड्यूरिंग द नेहरू के लीडरशिप में, तब तक के तुम्हारा, देखो बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक मूवमेंट के जैसा स्टार्ट हुआ था, लेकिन नेहरू के लीडरशिप में ये क्या बन गया, पार्टी एंड गवर्नमेंट बन गया, ये बात बोल, ठीक है ना। द कांग्रेस पार्टी सीज टू बी मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी सीज हो गया मूवमेंट, इसका जो मूवमेंट था वो सीज हो गया, और ये क्या बन गया, ये पार्टी और गवर्नमेंट बन गया, किसके लीडरशिप में, नेहरू के लीडरशिप में, ठीक है, ये बोल रहे हैं। इन्होंने जब स्टडी किया था तो हाँ ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर व्हेन नेहरू वाज स्टिल अलाइव, ठीक है, देखो मतलब नेहरू अभी भी जी रहे हैं, देखो इसके मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन नेहरू वाज स्टिल अलाइव, अभी तक जी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टू बी सीज्ड मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी ने मूवमेंट को तो खत्म कर दिया है और पार्टी का गवर्नमेंट बन गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, मास मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट के लिए, है ना, मास मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों स्टार्ट की थी, इंडिपेंडेंट के लिए, तो वो जो तुम्हारा फेस था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अब पार्टी और गवर्नमेंट बॉडी बन गया है, ये बात बोल रही थी रजनी कोठारी। अच्छा मुझे थोड़ा तुम लोग क्वेश्चन बता दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है ना। बुक याद है सुषमा, बुक याद है, आरसी बुक याद है, कम से कम 4 बुक बता दो। पॉलिटिक्स इन इंडिया, हाँ कास्ट इन इंडिया, हाँ स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हाँ कम्युनलिज्म ऑफ पीपल, हाँ, रीथिंकिंग, हु वर रीथिंकिंग ऑफ पीपल ऐसे ही था, और हाँ एक लास्ट वाला था हु वर द गुल्टी, जो कि गोविंदो बोकोटे के साथ मिलकर लिखा था। हाँ ठीक है। सुषमा तुमको याद है कुछ भी? नहीं, हमको याद नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी मैं याद कराऊंगी, ठीक है, अभी मैं याद कराऊंगी, रुक जाओ। पहले मैं दूसरा करा रही हूँ, उसके बाद मैं दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि अभी तो ये पढ़ाई थोड़ा, देखो ये तो मैं बार बार कराई हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन तो ये तो टॉपिक बार बार हुआ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इमेजिन कम्युनिटीज, है ना, इमेजिन कम्युनिटीज किसका है, एंडरसन का है, ठीक है ना। इमेजिन कम्युनिटीज किसका है, एंडरसन का है, ठीक है। इन्होंने अपने बुक 1983 में इमेजिन कम्युनिटीज को इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आता है कि जो इमेजिन कम्युनिटी है ये किसका है, तो ये किसका है भाई, तो एंडरसन का है, याद रखो, इमेजिन कम्युनिटी किसका है, एंडरसन का है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एंडरसन, एक नेशन इज ए सोशली कंस्ट्रक्ट कम्युनिटी इमेजिन बाय द पीपल। बोला नेशन कैसे बनते हैं, नेशनलिज्म कैसे आता है लोगों में, जब लोग सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं कम्युनिटी के थ्रू, जब लोग इमेजिन करते हैं, लोगों के जरिए इमेजिनेशन किया जाता है, तब जाके नेशन बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि मैं और तुम, अगर मैं बाहर कंट्री में यूएस में गई, ठीक है, और वहां पे कोई इंडियन मिला, तो हम लोग के अंदर एक नेशनलिटी की फीलिंग आ जाती है, तुम इंडिया हो, तुम इंडियन हो, अरे वाह वाह वाह, हमारे इंडिया है, तो हम उसे बार बार बात करेंगे क्योंकि हम लोग को जान पहचान गए, ठीक है। तो इस तरह से तुम पहचानोगे भी नहीं, जानोगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नेशनलिटी का फीलिंग आ जाएगा, ये मेरे कंट्री का है, तो वो एक नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे एंडरसन बोल रहा है कि जो नेशन है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी होता है, क्योंकि हम लोग के अंदर सोशली कैसे आता है, हम लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, है ना, तो हमारे अंदर ये बात आता है, अरे हमारी ही कंट्री का है, इंडियन है, तो हम लोग को एक खास लगाव हो जाता है। हम कभी भी जिंदगी में उन लोगों से मिले नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग का एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मैं तुमको बोली कि जब मैं एमपी के एग्जाम देने गई तो वहाँ एक लड़की मिली थी जो कि धनबाद की थी, तो मेरा उससे इससे दोस्ती हो गया, उसका इससे में से दोस्ती हो गया, क्योंकि जितने भी लोग थे सब आस पास के थे, एमपी के थे, एमपी के, दिल्ली के और यूपी के थे, वहाँ पे पीएससी में सिर्फ हम और वो लड़के ऐसे थे कि जो कि बहुत दूर से आए हुए थे, मतलब वो थी झारखंड की और मैं थी वेस्ट बंगाल की, तो हम लोग दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और हम लोग को अच्छा भी लग रहा था कि चलो मेरे को तो जान पहचान वाला मिला, तो वो भी तो एक फीलिंग ही हुआ ना कि अब वो बोल भी रही बार बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कोई पड़ोसी स्टेट का मिल गया, तो इस तरह उसको भी अच्छा लगने लगा, मुझे भी अच्छा लगने लगा, चलो मेरा कोई जान पहचान का मिला, तो यहाँ पे एक नेशनलिटी की फीलिंग आ जाती है। तो उसी तरह तो बाहर कंट्री में भी रहने गई, यूएस में, यूके में, तो वहाँ पे
वो लोगों का तो कल्चर अलग है, लेकिन जैसे हम लोगों का कोई इंडियन मिलेगा, हमको पता चलेगा इंडियन, अरे ये इंडियन है, तो हम लोग उससे दोस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडियन है। तो वो फीलिंग आया इमेजिन से कि अरे ये मेरा इंडियन है। हमारे अंदर सोशली कम्युनिटी के थ्रू आता है, क्योंकि हमारा हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं कि एक नेशन जो होता है ना, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी से बनता है, इमेजिनेशन से बनता है। लोग जब उसको इमेजिन करते हैं, है ना, तब बनता है। हु परस्यू देम सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। बोले लोग जो है ना, वो ये सोचने लगते हैं ना कि हम तो भी उस ग्रुप के पार्ट है ना। जैसे मैं एक यहाँ स्टोरी बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पता नहीं यूज की हूँ कि नहीं, हाँ यूज की हूँ। हाँ, ये वाला अच्छा से लिखा हुआ, अच्छा से। जैसे प्रिंट कैपिटलिज्म का रोल, ये भी एग्जाम में पूछता है कि किसने बताया, अभी मैं आऊंगी इधर, यहाँ आ जाओ। नेशनलिज्म एज ए इमेजिन कंस्ट्रक्ट। इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म जो लोगों में बना है ना, वो इमेजिन कंस्ट्रक्ट है। अब मैं बता रही हूँ कैसे। एंडरसन आर्ग्यू करते हैं कि नेशन आर इमेजिन बिकॉज द मेंबर ऑफ इवेंट द स्मॉलेस्ट नेशन विल बी नेवर नो मोस्ट ऑफ देयर फेलो मेंबर। बोले सुनो भाई, हम लोग कभी किसी लोग को जानते नहीं है, मेरे एक बात सुनो। अगर हम लोग कभी किसी लोग को जान नहीं रहे, ठीक है ना, किसी को नहीं जानते, लेकिन अगर कोई हम लोगों के इंडियन पर्सन के साथ बाहर कंट्री में कुछ होता है, कोई उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो हम लोगों को पसंद नहीं है। ये कहने का मतलब मैं समझा रही हूँ। जैसे कि अभी तुम पाकिस्तान का वो लोग केस देखी होगी, जयदेव क्या नाम था उसका, देखो मैं फिर भूल गई, हमेशा भूल जाती हूँ। तो हम लोग के अंदर एक फीलिंग आता है कि अल्लाह हम लोग का इंडियन पर्सन है ना। तो जैसे बाहर कंट्री में कोई इंडियन गया और उन लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा और न्यूज में दिखाता है, तो हम लोग के अंदर एक फीलिंग आ जाता है, अल्लाह ये बहुत गलत हो रहा है ना। तो ये बोले कि वो जब फीलिंग आता है ना कि अरे हमारे इंडियन के साथ ऐसा हो रहा, तो वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। एंडरसन बोले वो नेशनलिज्म, हम कभी भी मिले नहीं, कभी भी देखे नहीं, लेकिन हम देख रहे कि उनके साथ गलत हो रहा, तो हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगा, हमारा खून गर्म हो जाएगा, है ना, ब्लड, कि अरे हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा, ठीक है ना। मीट देम ओवर हेयर ऑफ देम, ना मिले ना देखे, yet the mind of each like the imagine of their कॉम्युनियन। बोले कि हम लोग कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, है ना, लेकिन जब उनके साथ कुछ होता है तो हम लोग पूरा ये हो जाते हैं, है ना। दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर आइडेंटिटी इज व्हाट बाइंड्स पीपल टुगेदर एज ए नेशन। हम लोग क्या है, हम लोग अपना आइडेंटिटी शेयर करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को तो सेम ही है। हम लोग ये बोलते हैं हम लोग का इंडियन है ना, हम लोगों का लोग है, हम लोग का नेशन का लोग है। हम लोग ऐसे करके हम लोग के अंदर एक फीलिंग आ जाता है। अगर हमारी कंट्री के लोगों के साथ मान लो हम लोगों के कंट्री के लोग कहाँ रहता है तुम्हारा, ये इंडिया से बहुत ज़्यादा पंजाबी जाके कनाडा में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गल्फ में रहते हैं, और गल्फ कंट्री के लोग वहाँ के लोगों के साथ गलत करेंगे, और वो न्यूज़ में दिखाया गया या हम लोग की तरफ कुछ खबर आ गया, तो हम लोगों को एक फीलिंग आएगा कि अरे हमारे इंडियन के साथ कैसा किया जा रहा। तो वो हमारा नेशनलिज्म का फीलिंग होता है, वो हमारे हमारी कंट्री से हमको प्यार है, इसलिए हमको कंट्री के लोगों से भी प्यार है, ठीक है। हमारी कंट्री का लोग है, इसलिए हमारे दिल में वो प्यार आता है। तो नेशनलिज्म एज इमेजिन कंस्ट्रक्ट, हम कभी देखे भी नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं अल्लाह हमारे लोगों के साथ ऐसे किया जा रहा, अल्लाह ऐसे किया जा रहा, मतलब हम लोग एक सोचने लगते हैं कि ये किया जा रहा, वो किया जा रहा, एक इमेजिन करने लगते हैं। तो हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। Formations of identity. National identity are formed through the shared experience, symbol, narratives. बोले कि और हम लोगों का आइडेंटिटी भी कैसे बनता है, एक्सपीरियंस शेयर करने से, सैम्बल से, नैरेटिव से। ये जो एलिमेंट है ना, ये क्रिएट ए सेंस ऑफ कॉमन हिस्ट्री एंड डेस्टिनी among member of a nation. Henderson emphasized the role of culture artifacts such as the language, literature, rituals, shaping nationalities. बोला क्या नेशनल एक आइडेंटिटी से भी नेशनलिज्म बनता है, तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगा। जैसे देखो लैंग्वेज, हम गए बाहर कंट्री यूएस में सारे ही लोग तुम्हारा इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा, घबराहट, मतलब एक अलग सा फीलिंग आएगा, अलग थलग हम लोग ये करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई हिंदी बोलने वाला मिला, हम समझ जाएंगे ये इंडियन है, और हम उसे पूरा बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर, यहाँ का लिटरेचर अगर बाहर कंट्री में जाता है, पढ़ते हैं लोग तो अच्छा लगता है। यहाँ का रिचुअल्स अगर बाहर कंट्री में यूज करेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई हमारा नेशनलिज्म, ये हमारा नेशनल एंड यहाँ इंडिया का पहचान क्या है, रिचुअल्स। सब धर्म का अपना अपना रिचुअल्स है, तो वो उसका नेशनल आइडेंटिटीज है। लिटरेचर, क्योंकि हम लोग नोबेल प्राइज, हम गीतांजलि का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, गीतांजलि को, रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना।
तो वो क्या है, हम लोग को वो लिटरेचर को लेके हम लोग एक वो प्राउड फील होता है। तो अब तुम बाहर कंट्री में गए और तुमको कोई बोल देगा नहीं ना, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि बिल्कुल बहुत ही खराब था, तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि नहीं, ये मेरे मुल्क के ये मेरे कंट्री के, ये मेरे कंट्री का लिटरेचर, इस बुक पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, आप कैसे बोल सकते हैं मेरे कंट्री के बुक के बारे में खराब या वहाँ के राइटर के बारे में। एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी। तुमसे कोई रिलेशन नहीं, तुमको कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि तुमको अपने मुल्क से प्यार है, इसलिए तुम्हारे अंदर फॉरेन नेशनलिज्म आ जाएगी। लैंग्वेज, तुम हिंदी बोल रही हो, तुम लोगों को बोलेगा कि बर्गर लैंग्वेज यूज कर रही हो, है ना, कैसा लैंग्वेज यूज कर रही है, छी हिंदी यूज कर रही है। तुमको फौरन तुम्हारे दिल के अंदर एक नेशनलिज्म जागेगा, अरे हिंदी हम लोगों का नेशनल लैंग्वेज, आप कैसे बोल सकते हैं। इस तरह से तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी। तो एंडरसन बोलते हैं कि इस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म आएगी, यानी उसको अपने मुल्क से लगाव है, उसको अपने मुल्क से प्यार है। उसे जब किसी पर्सन को अपने मुल्क से प्यार है तो अपने अपने मुल्क के हर एक चीज के लिए उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, है ना, उसी को नेशनलिज्म बोला जाता है। उसी को नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एज ए इमेजिन कंस्ट्रक्टर, नेशनलिज्म इमेजिनेशन से बनता है, आइडेंटिटी के फॉर्मेशन से बनता है। नेशनलिज्म बनने में प्रिंट कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये याद रखना। एंडरसन बोल रहे हैं ना कि नेशनलिज्म बनने में, देखो, एंडरसन हाईलाइटेड द क्रूशियल रोल of a print capitalism in the rise of nationalism। नेशनलिज्म के आने में अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो है प्रिंट कैपिटलिज्म। देखो, जब एंडरसन लिख रहे थे तो वो तो उस टाइम का बात था। देखो, मान लो कि अभी तो प्रिंट कैपिटलिज्म, मतलब उस टाइम एंडरसन जब लिखे थे उस टाइम तो सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो ये तो प्रिंट कैपिटलिज्म को ही इंपॉर्टेंट देंगे। उस टाइम प्रिंट कैपिटलिज्म था, यानी न्यूज़पेपर, बुक, पोयम, ये सब आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है बुक, न्यूज़पेपर, पोयम हो गया, आर्टिकल हो गया। हम जब तुम लोगों को अरविंदो घोष पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे अरविंदो घोष ने जब ब्रिटिश के अगेंस्ट एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था तो उनको जेल में डाल दिया था। तो देखो, जब कोई न्यूज़पेपर में हम ये लिख दिए कि ब्रिटिश ने वहाँ के लोगों को मारा या पीटा, जो भी, उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट में मैंने कोई न्यूज़पेपर निकाला, तो लोग पढ़ेंगे वो न्यूज़पेपर। जब लोग पढ़ रहे हैं ना ये न्यूज़पेपर, और जब लोगों को पता चल रहा है कि ना कि कोई कोई इलाका है वहाँ पे ब्रिटिश जो है ना उन लोगों के साथ बहुत ही ब्रूटल बिहेव कर रही है, ठीक है, तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म जागेगा। और लोग क्या, क्योंकि उनको, वो उस लोग को जानते नहीं है जिसके साथ ब्रिटिश ब्रिटिश जो उनके साथ ब्रिटल बिहेव करे, लोग उनको जानते नहीं है, लेकिन बिकॉज लोग ने जब न्यूज़पेपर पढ़ा ना तो उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि अरे हमारे मुल्क के लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, ब्रिटिश को भगाने लगेंगे, मारपीट करके भगाने लगेंगे, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आप मेरे कंट्री के अंदर मेरे लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ ऐसा ब्रिटल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आता है ना, इसको नेशनलिज्म का फीलिंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये फीलिंग कब आती है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो आप न्यूज़पेपर में देखिए, पहले में तो कोई, पहले जमाने में तो कोई सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसी है। अच्छा सुनो, तुम कभी चीज को तुम देख रहा, तुमको कोई बोलता है तब तुम मोटिवेट होगी। अभी तुम नॉर्मल हो, लेकिन अगर तुमको मैं बहुत मोटिवेट कर दूं कि देखो सुषमा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, या कोई मैं आर्टिकल लिख के डाल दूं, तुम पढ़ी, तुमको वो आर्टिकल अगर अच्छा लगा, तुम पूरा इन्फ्लुएंस हो जाओगी। तो पहले के लोग क्या जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी तो लोग क्या करते थे, बुक लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे ताकि लोग पढ़े उसके, लोग उसको पढ़े, बुक को पढ़े, आर्टिकल को पढ़े, न्यूज़पेपर को पढ़े, और लोगों के अंदर नेशनलिज्म आए, है, अपने मुल्क के लिए प्यार आए। जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म और प्यार आएगी ना तो लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से मार भगाएंगे। इस वजह से वो लोग बुक, पेपर, आर्टिकल लिखते थे कि पूरा मुल्क में लोगों को पता चले कि ब्रिटिश कितना खराब है और हम लोगों को ब्रिटिश को भगाना है, ठीक ना। इस तरह से प्रिंट कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म को राइज करने में। तुम तुम अभी हम लोग जैसे कि फिलिस्तीन के बारे में हम लोग नहीं जानते फिलिस्तीन क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप आता है फिलिस्तीन के बारे में, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, देखते तो थोड़ा हम लोगों को एक, हम लोग के अंदर एक ह्यूमैनिटी भी, देखो हम लोग के अंदर जहाँ नेशनलिज्म है उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी भी होता है, इंसानियत भी है, ठीक है। तो हम लोग जब वो वाला पिक्चर देखते तो हम लोग को बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ होता है अंदर से कि इतना छोटा छोटा बच्चा लोग को वो मार रहा है, ठीक है। तुम्हारा लड़ाई हमास से था, तुम हमास से लड़ती, वहां के गाजा के लोगों को छोड़ देते, लेकिन वो जो आ रहा है तो वो एक ह्यूमैनिटी वाला आ रहा है, लेकिन जब अपनी कंट्री के लिए आएगा ना तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग आएगा,
ठीक है ना, ये बात समझ लेना। तो उसी तरह ब्रिटिश क्या थे, इंडिया में करते थे। तो लोगों में क्या आता था, नेशनलिज्म, मुझे अपने लोगों को बचाना है ना, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ाई करना है। तो वार हो रहा, तो प्रोटेस्ट हो रहा, तो ये सब हो रहा था ना। लेकिन वो नेशनलिज्म आती थी कैसे, पेड कैपिटलिज्म से, आइडेंटिटी से, इमेजिन कम्युनिटी से, है ना। अब जैसे कहीं पे ब्रिटिश बोल दिए, लैंग्वेज, लिटरेचर, हम क्या बोले, बुक लिखा जा रहा था, रिचुअल्स, जैसे तुम रिचुअल्स देखी होगी, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा, बाल गंगाधर ये 2 फेस्टिवल करवाए थे, क्यों कि करवाएंगे तो लोगों के अंदर, यूथ के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, है ना। तो ये सबसे क्या होता है कि मेरे रिचुअल्स, मेरी कंट्री की रिचुअल्स, लिटरेचर, मेरी कंट्री की लिटरेचर, लैंग्वेज, मेरी कंट्री की लैंग्वेज, है ना। तो ये सब लेके लोगों को अंदर फीलिंग आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज। और प्रिंट कैपिटलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, मतलब प्रिंट मीडिया हेल्प स्टैंडर्ड लैंग्वेज create as a shared discourse, enable people to imagine themselves as a part of the large community. प्रिंट मीडिया क्या करता है, हेल्प करता है लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, और वो डिस्कोर्स को शेयर करता है, ठीक ना। और लोगों को इनेबल करता है कि वो कैसे इमेजिन करे, है ना, कि वो एक लार्ज कम्युनिटी का पार्ट है। जब तुमको पता चलेगा कि मेरी इंडिया के कोई पार्ट में कोई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो तुमको वो बात के लिए बहुत ही तकलीफ आता है, दिल में आएगा, अरे ये तो गलत हो रहा है। जैसे मणिपुर में जब हो रहा था, मणिपुर में जब लड़ाई हो रहा था, तो सब वो लड़की के साथ जो हुआ था, जिसका वीडियो बना दिया गया था, दो वहाँ पे शायद ये दो 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 कास्ट के बीच में लड़ाई हो रहा था मणिपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़की के साथ क्या किया गया था, उसको उसका न्यूड बना के, उसका न्यूड वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, ठीक है। तो सभी लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया, सभी लोगों ने, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपने एक नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाया, ठीक है, ये बात याद रखना। अंजलि का मैसेज क्या कि मैम हमको बहुत फीवर है, क्लास नहीं कर पाएंगे, ओके। कल आफरीन भी कॉल की थी, तो वो बोली मैं 1-2 दिन बाद ज्वाइन करूंगी, ठीक है। मैं इसको मैसेज कर देती हूँ, ओके। ये वाला देख लो, मैं फिर चेंज कर रही हूँ, ठीक है।
रजनी कोठारी का। बताओ आरसी, पहला नंबर इनका क्या कॉन्सेप्ट है? खाली कॉन्सेप्ट का नाम है। Politicization of caste. बिल्कुल। Caste as a pressure group. एक मिनट रुक जाओ, मुझे लिखने दो। Politicization of caste। दूसरा बताओ मुझे। Caste as a pressure group. हाँ, कास्ट जो है ना वो प्रेशर ग्रुप है। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट बताओ मुझे। Congress system. एक सेकंड इसमें है। एक सेकंड रुक जाओ। क्या बोल रहे? कांग्रेस सिस्टम है ना। कांग्रेस सिस्टम वर्ड किसने यूज किया? ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा Rajni Kothari. रजनी कोठारी। ठीक है, कब से कब के पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोला गया है? कब से कब पीरियड को कांग्रेस सिस्टम? 1947 से 67. 1947 से लेके सुषमा 1967 के पीरियड को कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। रजनी कोठारी। ठीक है, रजनी कोठारी। उसके बाद नेक्स्ट बताओ आरसी। Non-party system. हाँ, नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, जब बिल्कुल सही बोली। रुक जाओ। नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब उसके बाद नेक्स्ट बताओ। फिर उन्होंने जेनिस लाइक मॉडल भी दिया था। हाँ, उन्होंने जेनिस लाइक मॉडल दिया था। उन्होंने जेनिस लाइक मॉडल दिया था। जेनिस लाइक मॉडल, इसका मतलब क्या इन्होंने बोला कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक वक्त में मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशंस भी है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला? इंडियन पॉलिटिक्स में इंडियन पॉलिटिक्स में हैज बोथ है, दोनों चीजें। क्या है? मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। इसी को जेनिस लाइक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बताओ सोशल सिस्टम। डेमोक्रेसी को भी एडवोकेट किया हाँ, था। वो तो वहां पे आ गया। और यहाँ पे ये नहीं होगा कि इन्होंने तुम्हारा ये सोशल सिस्टम, बोला था कि सोशल सिस्टम, सोशल मूवमेंट जो है ना, वो मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जो है ना वो क्या है? एज ए सोशल मूवमेंट जो है ना एज ए नॉन, ठीक है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट? हाँ, एक चीज, जब इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी किया तो इन्होंने क्या यूज किया पता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। सुषमा देखो क्या कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, रजनी कोठारी। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, रजनी कोठारी। कांग्रेस सिस्टम यूज किए तो 1947 से 1967 के पीरियड को इन्होंने कांग्रेस सिस्टम बोला। इन्होंने बोला इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। जेनिस लाइक मॉडल यानी मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों एक साथ है इंडिया में। सोशल मूवमेंट एज ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। बताओ क्या ये याद हुआ? ये याद हुआ? बताओ पहले मुझे। याद हुआ?
एक बार तुम देखो अच्छे से गौर से। अब एग्जाम में आएगा ये वाला, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट किसका है? कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप किसका है? कांग्रेस सिस्टम। कल मैं क्वेश्चन ला दूंगी इससे, चलो मेरे पास इसका क्वेश्चन होगा। मैरून विनर, ठीक है ना, मैरून विनर बनेंगे। छोटा छोटा है लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट ज्यादा दिया, और क्या। ये सब नहीं याद करना है कि अमेरिका के साइंटिस्ट है कि कहाँ के, नहीं, एक बार खाली पढ़ने के लिए, ठीक ना। मैरून विनर जो है ना वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। अच्छा चेंज हो गया क्या? हेलो, ओ नहीं ना हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आ जाओ। मैरून विनर फर्स्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। सबसे पहली बार कौन ऐसा थिंकर है जो स्टेट, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो सब इंडिया का स्टडी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टेट लग गया कि स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया का स्टडी पहली बार किसने किया है, स्टेट को लेकर किसने स्टडी किया है? तो मैरून विनर। तो जब ये इंडिया का स्टडी करते हैं तो कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, ठीक है। दो क्वेश्चन बना, एक तो क्या बना कि जब मैरून विनर एक ऐसे पर्सन है जो पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं, ठीक है ना, स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या क्लासिफाई किया? ही क्लासिफाइड रीजनल मूवमेंट इन इंडिया एज एथनिक एंड नेटिव मूवमेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। इन्होंने क्लासिफाई किया इंडिया का जो रीजनल मूवमेंट है ना वो एथनिक है और नेटिव मूवमेंट है। एथनिक जो वहाँ के लोग रहने वाले वो करते हैं, और नेटिव जो वहाँ के लोग पैदा हुए हैं, जो वहीं से पैदा हुए वो लोग मूवमेंट करते हैं, रीजनल मूवमेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंडिया में रीजनल मूवमेंट दो तरीके से होता है, एक तो एथनिक करते हैं, एक नेटिव करते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि किसने रीजनल मूवमेंट को क्लासीफाई किया था कि इंडिया का जो मूवमेंट है वो एथनिक भी होता है और नेटिव भी होता है? तो मॉरिस जॉन बोलते हैं इंडिया में जो रीजनल मूवमेंट होते हैं वो एज ए, अल्लाह सॉरी सॉरी मुझे सॉरी। मैं एक्चुअल में ना मॉरिस जॉन मेरे बैठा हुआ है, मैरून विनर बैठा हुआ है इस वजह से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं स्टार्टिंग में भी मॉरिस जॉन बोली क्या? क्या अभी मैं मॉरिस जॉन यूज की थी? स्टार्टिंग का तो याद नहीं आ रहा, अभी आप बोले। ठीक है देखो सॉरी, पढ़ते पढ़ते ना फ्लो थोड़ा ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा हुआ तो मुझे बोल दी। देखो मैरून विनर, ठीक है, मैरून विनर लिख के बोलूंगी सब ज्यादा ठीक रहेगा। मैरून विनर, ठीक है ना, ये क्या क्लासीफाई करते हैं? ही क्लासीफाई, ये क्लासीफाई करते हैं इंडिया में जो रीजनल मूवमेंट होते हैं ना वो एथनिक भी होते हैं और नेटिव मूवमेंट भी होते हैं। बस इतना याद करो। कोई यहाँ पे दो क्वेश्चन याद करना, पहले तीन क्वेश्चन याद करना। पहला क्या? पहला ऐसा कौन पहला ऐसा कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी करता है, तो उसमें वो स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी करता है, तो वो है मैरून विनर, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि जब मैरून विनर स्टडी करते हैं तो कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? तो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच यूज करते हैं। इन्होंने ये क्लासिफाई किया कि जो इंडिया का रीजनल मूवमेंट होता है ना, मतलब मैरून विनर बोलते हैं कि इंडिया में जो रीजनल मूवमेंट होती है ना वो एथनिक होती है और नेटिव मूवमेंट भी होती है। हो गया। मैरून विनर का बुक बुक का नाम है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पूरा पूरा नहीं तो इतने इतने याद करो। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम 1957 की बुक है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया 1962 की बुक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये बुक ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा ही प्रीवियस है, मतलब ये भी सभी आया हुआ एग्जाम में। मैं इसका कुछ भी मना नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तुम लोगों को याद करना ही पड़ेगा, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं तुम लोगों का ट्रिक बना दूं। तो मैं बुक का भी ट्रिक बनाती हूँ। अच्छा मैं देख रही हूँ आज रात, मुझे याद नहीं आती ना, मुझे रात में याद आ जाए ना तो मैं ट्रिक बना लूँ बैठ के। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया पहला बुक। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, ये तो याद हो जाए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी कि स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। ला पुलाम्बारा और विनर,
ला प्लाम्बरा और मैरोन विनर दोनों ने मिलकर ये बुक लिखा था, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में। पार्टी बिल्डिंग न्यू नेशंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1967 की बुक है, मैरोन विनर ने लिखा था। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने इन्होंने स्टेट पे स्टडी किया था, जैसे इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया भी लिखा। चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, ये भी बुक आया हुआ है, चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में चाइल्ड लेबर पे भी स्टडी किया है, एजुकेशन पॉलिसी पे भी स्टडी किया, कंपेरिजन किया। इन्होंने कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी और चाइल्ड लेबर पे स्टडी किया। इन्होंने एक और बुक लिखा था, सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल। ये सारी बुक, जो ये 6 बुक है ना, ये सारी इनकी है। मुझे रात में अगर मुझे माइंड में ये बात आ गया तो मैं इसका ट्रिक बनाऊंगी, इसका और एक इसका रजनी कोठारी का, क्योंकि रजनी कोठारी, रुडोल्फ और ये इनका इन तीनों का बुक का मैं ट्रिक बनाऊंगी। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी बनाने के लिए, बट मुझे याद आ जाना चाहिए जाएगा। लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रहा, मैं दिन भर आज वही में लगी हुई थी, क्या कि उसमें आवाज आ जाए तो मैं उसको पीडीएफ डायरेक्ट करूंगी, मतलब पीडीएफ को रिकॉर्डिंग हो जाता है, बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, लेकिन आवाज नहीं हो पा रहा, आवाज ही नहीं आ रहा उसमें। मैं इतना रिकॉर्डिंग की लेकिन आवाज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो, मैरून विनर जो थे ना, इन्होंने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट, टू पॉलिटिकल कल्चर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन ऐसे थिंकर हैं, कौन ऐसे थिंकर हैं जो टू पॉलिटिकल कल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं, या टू पॉलिटिकल कल्चर जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये मैरून विनर का है, ठीक है। एक बात, ये क्या बोलते हैं, इंडिया में टू पॉलिटिकल कल्चर है, एक तरफ तो मास पॉलिटिकल कल्चर है, एक तरफ तो इलीट पॉलिटिकल कल्चर है। तो जो इलीट है, जो इसको काटना है, ठीक है, और इसको भी काटना है, दोनों अदला बदली होगी। जो तुम्हारा मास है ना, मास जो है ना, वो ट्रेडिशनल एलिमेंट होंगे, यानी बहुत ज्यादा लोग ये ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे इलिट पॉलिटिकल कल्चर होंगे ना, वो मॉडर्न एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे। ये सब एग्जाम में आता नहीं, लेकिन बिकॉज पीडीएफ है तो मुझे सही करना पड़ेगा ना, बाकी पीडीएफ में मैं सही कर दूंगी, ठीक है। तो याद रखना, टू पॉलिटिकल कल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया, टू पॉलिटिकल कल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया, मुझे बताओ। टू पॉलिटिकल कल्चर जो है ना, ये मैरून विनर ने इंट्रोड्यूस किया, हाँ, मैरून विनर ने। और इससे पहले हम क्या पढ़े कि पहला ऐसा कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इंडिया के जो इंडिया का स्टडी करते हैं, तो स्टेट पॉलिटिक्स पे स्टडी करते हैं, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट मैरून विनर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि इन्होंने जब स्टडी किया तो क्या, इन्होंने जब इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी किया तो इन्होंने क्या यूज किया, कौन सा अप्रोच यूज किया। उसके बाद बुक भी मैं बोली थी कुछ, हाँ, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच यूज किया। उसके बाद हो गया ना, हाँ, टू पॉलिटिकल कल्चर यूज किया, ठीक है ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैरून विनर जो है ना, मैरून विनर ये एक बुक लिखते हैं, द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑन चाइल्ड लेबर को चैलेंज करते हैं। ये बोले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। क्यों, modernization theory suggests the economic development will be lead to the disappear of the traditional identities including religions, caste, linguistics, tribal affiliations on society modernization। मैरून विनर जो है ना, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बोले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन आपका जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज है वो डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका रिलीजियस, आपका कास्ट, आपका लैंग्वेज, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। इट इज ऑल्सो पोज चाइल्ड लेबर विल बी वैनिश्ड, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन विल बी अचीव वंस कंट्री रीच टू सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले और चाइल्ड लेबर जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो अचीव हो जाएगा कंट्री में, ठीक है ना। क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये एक तरीके से पता है क्या, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को जो क्रिटिसाइज करे ना उसको सजेशन दे रहे हैं, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को जो क्रिटिसाइज करे ना उसको सजेस्ट करेगी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तुम्हारा ट्रेडिशनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, रिलीजियस कास्ट ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कंट्री में पता है चाइल्ड लेबर जो है ना वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
यूनिवर्सल प्राइमरी जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है, वो अचीव हो जाएगा। कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का लेवल हो जाएगा। मतलब ये क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करे ना, क्रिटिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिक्स को बोल रहे, सजेस्ट दे रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आइडेंटिटी को खत्म कर देगी, रिलीजियस को खत्म कर देगी। लेकिन ये देखो, ये ई बुक किस पे, चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया। आपके कंट्री में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या करेगी, चाइल्ड लेबर को खत्म कर देगी, ठीक है ना, और प्राइमरी एजुकेशन को अचीव कर लेगी, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है ना वो अचीव कर लेगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एलोन इज नॉट इनफ, बोला सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना वो काफी नहीं है एक मुल्क में। विनर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली, इकोनॉमिक ग्रोथ खुद पे खुद नहीं होगा, लीड टू द एंड ऑफ द चाइल्ड लेबर। सबसे पहले आपको चाइल्ड लेबर खत्म करना होगा और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर करना होगा। विनर शो करते हैं मेनी वेस्टर्न एंड ईस्ट एशियन सोसाइटी चाइल्ड लेबर एबोलिशन बिफोर दिस सोसाइटी एंड मास पॉवर्टी। बोले, इन्होंने बोला ना कि देखो, अगर आपको मास पॉवर्टी को खत्म करना है, एंड करना है, तो पहले आपको चाइल्ड लेबर को खत्म करना होगा। अगर आपको मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो खुद पे खुद नहीं होगी, बल्कि आपको पहले चाइल्ड लेबर को खत्म करना होगा, तब जाके यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना होगा, तब होगा। क्योंकि वेस्ट ने यही किया था, वेस्ट ने चाइल्ड लेबर को खत्म किया और उसके बाद उन्होंने मास पॉवर्टी को खत्म किया। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकेला नहीं होगा, बल्कि आपको प्राइमरी ड्राइव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इंडिया में आपको चाइल्ड लेबर को खत्म करना, सॉरी, चाइल्ड लेबर को हाँ एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए सपोर्ट किया। इन्होंने क्या बोला कि चाइल्ड लेबर को खत्म कीजिएगा तभी इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड लेबर, लॉ कास्ट चिल्ड्रन, बोले इंडिया में जो लॉ कास्ट चिल्ड्रन है ना, अब एग्जाम में आ जाए कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड लेबर किसने दिया, तो मैडम विनर। इंडिया में विनर आइडेंटिफाई करते हैं कि द कास्ट सिस्टम मेजर बैरियर है, कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है ना, टू द एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर चाइल्ड लेबर आप खत्म करनी भी चाहिएगा ना तो कास्ट सिस्टम आके आपका बैरियर बन जाएगा। कास्ट सिस्टम अगर तुम चाइल्ड लेबर खत्म करोगी ना, खत्म करना चाहोगी, तो बैरियर कौन बन जाएगा, कास्ट सिस्टम। मेनी चिल्ड्रन इन द लेबर फोर्स कम फ्रॉम लोअर कास्ट, बोला कि बहुत सारी चिल्ड्रन इंडिया में इसलिए लेबर है ना क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो पैदा हुए लोअर कास्ट में, तो उनको काम भी लेबर वाला करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर मैं चाइल्ड लेबर हटेगा भी ना तो कास्ट आके बैरियर लगा देगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए चाइल्ड लेबर कर रहे हैं बिकॉज कि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हु आर ट्रेडिशनली असाइन मैनुअल टास्क है, ये मैनुअल टास्क है, ये इसको मैनुअली असाइन किया गया है। तो द अपर कास्ट एलीट इंडिया में हिस्टोरिकली डिड नॉट सी द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब बोले कि ये भी वजह है कि जो अपर कास्ट है ना वो लोअर कास्ट के चिल्ड्रन को उस टाइम तक का था, ठीक ना। जो अपर कास्ट एलिट है इंडिया में वो हिस्टोरिकली नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि जो लोअर कास्ट के चिल्ड्रन हैं उनको एडुकेट किया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए। एज दिस चिल्ड्रन वेयर ट्रेडिशनली व्यू एज द लेबर परफॉर्म टास्क डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर देयर सोशल स्टेटस, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपना लेबर काम करने लगते हैं। तो दिस सोसाइटल एटीट्यूड परच्यूड चाइल्ड लेबर हिंडर एफर्ट टू प्रमोट अ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो ये बोले कि ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी का एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है सोसाइटी का, है ना, ये परपेच चाइल्ड लेबर है, यही रुकावट आ जाएगा। कास्ट जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, इन्होंने बोला कि इंडिया में चाइल्ड लेबर को खत्म करना है ना आपको, चाइल्ड लेबर को, तो चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए रुकावट कौन आ जा रहा, कास्ट सिस्टम। मतलब कास्ट सिस्टम, हाँ कास्ट सिस्टम जो आके रोक देता है। फिर इन्होंने बोला कि अगर आपको ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, अगर आपको इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ करना है ना तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाइल्ड लेबर को, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेगा। इन्होंने दो बात बोला, एक तो बोला कि इंडिया में चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए बैरियर बन जाता है कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, और इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पहले चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार आया है, इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडिया पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। कल मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी और टॉपिक भी, क्योंकि आप, हाँ, मैरून विनर ने दिया। मैरून विनर जो है ना वो बोलते हैं इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी है। देखो ये क्या बोलते हैं मैरून विनर, इंडिया में 1980 से लेकर 1990
1980s, ड्यूरिंग 1980s और अर्ली 1980s में पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी है। इंडिया में 1980s में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया था। 1980s और 1990 के ड्यूरिंग इंडिया में राइज ऑफ कम्युनलिज्म, राइट्स, वायलेंस देखने को मिला था। इंडिया में इनस्टेबिलिटी एंड कॉल्यूशन गवर्नमेंट देखने को मिला था। इस वजह से इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैरोन विनर ने दिया। हाँ, अब इन्होंने क्या बोला कि इंडिया में इंडिया पैराडॉक्स है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन थिंकर बोलता है कि मैरोन विनर जो है वो बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए, रुक जाओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन पैराडॉक्स एज डिस्कस्ड बाय मैरोन विनर। मैरोन विनर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करते एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंडियन पैराडॉक्स। ये क्या बोलते? इंडिया में पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब क्या कि इंडिया में एक तरफ तो डेमोक्रेसी सक्सेस हुआ है, इंडिया ने मेंटेन ए स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया में 1947 से लेके अभी तक डेमोक्रेसी स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पीसफुल ट्रांजैक्शंस पावर होता है, मतलब जब एक प्राइम मिनिस्टर आता है तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल पीसफुल तरीके से बन जाता है। 1991 में इंडिया में क्या हुआ था? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था। इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, खास करके 1991 में तुम्हारा ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, हाँ, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया था, है ना। एलजीपीटी आया था 1991 में। टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ है इंडिया में, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ है एक तरफ। तो इंडिया में पैराडॉक्स है। दूसरी तरफ इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। डेमोक्रेटिक होने के बावजूद इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। ठीक है ना। कॉल्यूशन गवर्नमेंट, कॉल्यूशन पॉलिटिक्स, मतलब जब मेजोरिटी नहीं मिली तो लोग क्या करते हैं? कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाते हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। हर जगह इकोनॉमिक फॉर्म यूनिफॉर्म में नहीं हुआ है। जैसे कहने का मतलब है कि तुम देखोगी वेस्ट बंगाल, जैसा अभी मैं इंदौर गई, इंदौर इतना अच्छा बड़ा सिटी, डेवलप एरिया है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बड़ा मॉल है, तो वो वाला एरिया ठीक था। लेकिन तुम उसका अगर कोई दूसरा एरिया में जाओगी जहाँ पे हम लोग के नौसेना का कैंप दिया हुआ है, वो उतना डेवलप एरिया नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, लीडिंग टू स्ट्रक डिस्पैरिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। बोले बहुत सारे ऐसा अर्बन और रूरल एरिया है जो अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है वहां पर। जेंडर इनइक्वालिटी होती है इंडिया में जेंडर इक्वलिटी रिमाइंड अभी तक है, ये एक सिग्निफिकेशन इशू है। विमेन फेस कर रही है चैलेंज इन एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, है ना। ये सब प्रॉब्लम इंडिया में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सस्टेंशियल portions of the population still live in poverty, unemployment rate remain high। इंडिया में अभी तक का पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इस वजह से इंडिया में तुम्हारा पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक जगह जहां मुझे इंडिया में सक्सेसफुल देखने को मिला, तो एक जगह इंडिया में हमें अनसक्सेसफुल देखा, तो इंडिया इसलिए पैराडॉक्स है। ठीक है, इंडिया इसलिए पैराडॉक्स है। खाली कॉन्सेप्ट याद करना कि